मेरी जिस परेशानी का मकसद ये है कि जसप्रीत बुमराह के बाद कौन है। जसप्रीत के साथ दूसरा एंड खाली हमेशा रहता है। इमेजिन करें जसप्रीत बुमराह विद अनदर एज गुड एज प्रॉब्ली हाफ ऑफ दिस फास्ट बॉलर कैन डू वंडर्स फॉर इंडिया। हम लोग 2021 का इंडिया को हमने वर्ल्ड कप में मारा था, एशिया कप में भी मारा था हमने। इंडिया बाहर हो गई थी एशिया कप से भी, वर्ल्ड कप में भी। 2022 वर्ल्ड कप हम फाइनल खेले थे। ये 2 रिपोर्टें मैंने भी दी थी। जब मुझे लगा कि मैं इंजर्ड हुआ हूं, मेरे नी का इशू आया, तो आई वेंट आउटसाइड। मेरी ग्रोइंग के एक इशू आया तो मुझे कहा गया कि जी यहाँ क्रिकेट छोड़ दो, यहाँ इसी पेन में खेलो। इंडिया ने साबित किया है कि व्हाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके। कंसिडरिंग आप देख लें, पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है। इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ, व्हाइट बॉल सुप्रेमेसी शायद एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? आई थिंक 2-3 चीजें जरूर कहूंगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मेरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था, संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूं। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया और उसने मेरिट की बिना पे रिस्क लिया, और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। वो वाइट प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूं, वो वाइट प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, मैच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी इसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मैच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मेरिट जीता, और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है रोहित शर्मा और विराट कोहली। They say goodbye to them and now they've gone on to win the World Cup. They are a part of the winning World Cup squad. एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन they look the other way, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बनाते हैं इंजेक्ट कर रहे हैं। और आखिर में क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते हैं अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज ए यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत इंडिया को मुबारक हो, और आपका मेरिट आपको मुबारक हो, और खुशी मनाइए और जीते जाइए। और अगर 27 का भी वर्ल्ड कप आज मिलता है तो आज भी ले लिए। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अच्छा हफीज, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी बात की, जैनब ने मेंशन किया कितने कितने टाइटल्स इंडिया ने जीते हैं एंड थ्रू मेरिट, जैसे शुएब ने कहा, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग। इस टूर्नामेंट में 2-3 टीमें ऐसी थी जो फेवरेट्स काउंट हो रही थी, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड उनमें शामिल थी। तो आई थिंक अगर ओवरऑल देखें, पिछले विन्स भी फाइनल्स में इंडिया के और अभी भी देखें, तो आई थिंक इंडियन टीम इज अ बिग मैच प्लेयर टीम, क्योंकि फिर उसके अलावा प्रोसेस और सिस्टम तो सबका, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा था, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा था। आई थिंक यही डिफरेंस दिखता है कि दे परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स एंड दैट इज ऑन द लास्ट डे। देखिए, क्रेडिट देना पड़ेगा एक माइंडसेट को, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को, क्योंकि ओवरऑल अगर इंडिया की हम जर्नी देखें तो वो जो मैंने बात की कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करते हैं और सेट करते हैं अपने गोल्स टू विन द आईसीसी ट्रॉफीज, तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आपके साथ मिल जाती हैं, तमाम डॉट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनकी ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2025 के एशिया कप जीता, 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। तो 4 ट्रॉफीज पिछले 2 सालों में उन्होंने जीत के दिखाई, और डिफरेंट कंडीशन थी। एक वेस्ट इंडीज चले गए, यूएस चले गए, वहां पे भी जीत के आए। तो उनके लिए ये कंडीशनल टीम नहीं है, और ये रिमाइंड करवाती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम जो 99, 2003, 2007 में अहेड ऑफ द गेम थे। बाकी सब टीमें उनको चेस करने की कोशिश करते थे, और मैं पहले कह चुका हूं कि मस्ट वॉच एंड लर्न फ्रॉम देम, बिकॉज दे मेड एवरीथिंग राइट फॉर देम। उनके प्लेयर्स की इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर लें, हर प्लेयर के अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है फॉर द टीम सेक। तो जो अभी संजू सैमसन के आप उसकी इंटेलेक्चुअल और ऑनेस्टी की बात करें,
तो जब वो इंटरव्यू देता है तो इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। वो कहना क्या चाहता है, वो अपने पर्सनल गोल के लिए नहीं खेल रहा, वो अपने शो के लिए नहीं खेल रहा, वो टीम के गोल्ड चैंपियंस बनने के लिए खेल रहा। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि क्यों कोई जीता है, और ये उनके सिस्टम की जीत है। जो शुएब भाई ने बात की कि जब आप अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसको राइट वे में उसको मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, उसकी क्रिकेटिंग ग्रोथ देख लें, उनके गोल्स देख लें, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें काम करती हैं। और बाकी तमाम चीज़ें जो आप जिन टीम्स की बात कर रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, आप न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, दे प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, लेकिन उनके गोल सेट होने में मुझे लगता है कि इन्हें कहीं मसला है। इनके गोल्स बड़े क्लियर हैं कि इन्होंने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफीज जीतने के लिए खेलना है, उसके अलावा बायलैटरल सीरीज की कोई बात नहीं करता। तो मुझे लगता है न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, दे आर वेरी गुड टीम, लेकिन वो जो हमने प्री मैच में बात की थी कि जो इंटरनेशनल ट्रॉफीज जीतने का मजा है वो, क्योंकि इस टीम ने, इंडिया ने चखा हुआ कई मरतबा, और इसमें वो प्लेयर मौजूद है जिन्होंने लास्ट ट्रॉफीज जीती हैं, तो ये इनको एज मिलता है। तो आज का ओवरऑल अगर आप खेल देखें तो ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड को बुरी टीम थी, लेकिन दे कुडंट हैंडल द प्रेशर वंस अगेन। तो इंडिया को जितनी मुबारक दी जाए कम है, उनके सिस्टम की जितनी तारीफ की जाए कम है, और मान लेना चाहिए कि वो क्रिकेटिंग वे में वो जायंट्स ऑफ द गेम बन के इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत ऑब्वियस है जितनी उन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं। अब जिस तरह हमने मेंशन किया, सकलैन मैच से पहले एक्चुअली हमने डिस्कस किया था कि पावर प्ले में फाइनल में रन नहीं हो रहे। वी शोड अ फ्यू नंबर्स, 45, 50, जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स आई हैं, लेकिन आज एक नया उन्होंने सॉर्ट ऑफ टोन सेट किया एट द टॉप जब उन्होंने शुरुआत की, और वो जो एक हमें पार्टनरशिप नजर आई और जो हिटिंग, जिस किस्म की हिटिंग नजर आई, आई मीन स्कोरिंग व्हाट 92 was it 92 for no loss in 6 overs, that is actually unheard of, especially in a final। तो ये जो शुरुआत थी, इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये कितना जरूरी था उनके लिए आज मैच जीतने में? देखिए, वो पास के जितने भी स्टैट्स थे उन्होंने तो उनको देखा ही नहीं ना, उन्होंने ऑन द डे देखा, दे वो इन अ प्रेजेंट मोमेंट, और पिच को देखा, एक दो गेंदें खेली, उसके बाद समझ आ गई कि ये पिच किस किस्म की है। पहले ओवर में मैट हेनरी जो है उसका गेंद लग ही नहीं रहा था कि गेंद उस तरह गिर रहा है। ये जो शॉट खेली वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। और आज जो पहला ओवर, आई थिंक इसके बाद ग्लेन फिलिप को ओवर दी है, उसने एक में 5 दी, उसके बाद कैप्टन साहब भूल ही गए हैं कि उसको भी इस्तेमाल कर सकते थे। बट जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले हैं, उसके बाद जो है न्यूजीलैंड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो उनकी कम अज कम बॉलिंग के अंदर जो चीजें नजर आ रही थी वो आज नजर ही नहीं आ रही थी। अगर आप इन सारी शॉट्स को देखें, इसमें कुछ 6 या 7 गेंदें ऐसी हैं जो कि बाउंड्री वाली थी। तो आज जो है न्यूजीलैंड का जो माइंडसेट था, या जो इनकी इंटेंशन थी, या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो उस तरह की वाकई नजर नहीं आ रही थी। और फिर हम यही बात कर रहे थे कि इतने बड़े क्राउड के अंदर आई थिंक इस जगह पे इस तरह जो है शायद ये खो जाएंगे, ऐसा लगा कि ये खो चुके थे। और जब उन्होंने देखा कि हमें अब कंट्रोल आ चुका है न्यूजीलैंड के बॉलर्स के ऊपर, फिर वो रुके नहीं। पार स्कोर की बात थी कि 190, 180 फाइनल है, पावर प्ले में इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे, पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहे हैं, बट उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट में जो पिच को, उसकी कंडीशन और न्यूजीलैंड बॉलरों की सिचुएशन और उनकी कंडीशन देखी कि ये इस वक्त बिल्कुल आमते कामते बॉलिंग कर रहे हैं, और उनको बहुत सारे बाउंड्रीज वाले गेंद भी दिए गए, मगर उन्होंने रुथलेस अप्रोच रखी, एग्रेसिव क्रिकेट खेली, और न्यूजीलैंड को कहीं पे भी एक हल्की सी भी स्निफ नहीं दी, और कंट्रोल करते 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 जो है वो 255 तक लेके चले गए। अभी हमने एक ग्राफिक देखा, 200 समथिंग 55 रन बनाए। अगर इनका जर्नी देखें सुपर 8 से यहाँ फाइनल तक का, तो इनको एक झटका मिला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 111 रन बना पाए, हार गए थे वो मैच। उसके बाद से मैं ऐसे ही देख रहा था कि उसके अगले मैच में जिम्बाब्वे को 255 मारे बैटिंग फर्स्ट, उसके बाद इन्होंने वेस्ट इंडीज को 199 चेज करते हुए, इंग्लैंड को 253 और आज 256, 1000 रन बनाए हैं इन्होंने 4 मैचेस में। आई मीन इट जस्ट शोज कि एक दिन नहीं हुआ कि सिर्फ 250 कर दिया, लगातार 4 मैचेस। देखिए, रिजिडिटी बिल्कुल नज़र नहीं आई इनके प्लान्स में। इन्होंने देखा, एक ऑब्वियसली जब कोई टीम 2 साल की प्लानिंग के बाद एक वर्ल्ड कप में उतरती है, एक बैटिंग ऑर्डर, एक 11 लेके उतरती है, तो बहुत सोच विचार करके वहाँ पर आती है। पर जैसे इनको लगा कि उस तरह की परफॉर्मेंस हमसे नहीं हो रही, इन्होंने फौरन संजू सैमसन को भी उस मिक्स में इंक्लूड किया। नॉकआउट के 3 इंपॉर्टेंट मैच, जब वेस्ट इंडीज आता है, उसके बाद अगला इंग्लैंड का मैच आता है, और अब फाइनल आता है, तो आपके जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 250 के स्ट्राइक रेट पे भी जाना शुरू होते हैं। तो इन्होंने शुभमन गिल जैसे प्लेयर को, श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर को, केएल राहुल जैसे प्लेयर को T20 में सिलेक्ट नहीं किया
क्यों? क्योंकि उनको टॉप ऑर्डर में इस तरह के लोग चाहिए जो 200 250 के स्ट्राइक रेट से खेल सकें, और उन प्लेयर्स ने फिर उस कॉन्फिडेंस को साबित भी किया कि क्यों वो वहाँ पर खेल रहे हैं। आज जैसे हम उसकी अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, पूरा वर्ल्ड कप उनसे रन्स नहीं हुए, पर उन्होंने आज भी 250 के स्ट्राइक रेट से खेला। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बारी लेनी शुरू कर दी कि मुझसे रन नहीं हुए तो मैं ज़रा आसान 50 कर लूँ। संजू सैमसन की बात करें, आई थिंक इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग स्टोरी, और जैसे हफीज़ भाई ने बात की, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात है, ड्रीम्स की बात है, बड़े दिल वाले प्लेयर हैं। सचिन का बता रहे थे कि कैसे उनसे सचिन तेंदुलकर से जो है वो गाइडेंस लेते रहे पिछले पूरे 1-2 महीनों में, और ख़ास तौर पे फाइनल से भी पहले। तो हम जो मेंटोरशिप की बात करते हैं, 3 मैच खेल के ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं। इम्पैक्ट इतना बड़ा था इनका वर्ल्ड कप के अंदर, और फिर हम वो सिस्टम की बात सारी करते हैं कि किस तरीके से इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इर्द गिर्द उन लोगों से बात करें जो ऑलरेडी उस जगह पर कर चुके हैं उस तरह की परफॉर्मेंस। तो सचिन को इवन दो कि वो सेटअप का हिस्सा नहीं है, बट ही इज़ अवेलेबल एज अ मेंटर फॉर द यंगर जनरेशन, और उनसे वो बातचीत करके वो अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करे। तो आई थिंक ये ज़बरदस्त स्टोरी है। क्यों ना फिर ऐसे सिस्टम वर्ल्ड कप्स उठाएं जहां पर आप अपने हीरोज़ को इज्जत भी दे रहे हैं, अपनी टर्म्स पे जाने भी दे रहे हैं। विराट कोहली का बड़ा डिफिकल्ट पैच था उस वर्ल्ड कप में, एंड तक आखिरी मैच तक खिलाया, उन्होंने फाइनल जिता दिया, उनको भी इज्जत दी, आज भी अपने कप्तानों को इज्जत दे रहे हैं, तो फिर डिजर्व करते हैं कि वो लोग वर्ल्ड कप उठाएं। अच्छा उमर, बॉलिंग वाइज एज वेल अगर इंडिया की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह वाज द स्टार ऑफ द टूर्नामेंट एंड ही इज ऑलवेज फीचर्ड एज द स्टार। जब भी इंडिया ने कोई ट्रॉफी जीती है, जब भी कोई टूर्नामेंट जीता है, तो उनको हमेशा हम देखते हैं कि ही इज एट द फोरफ्रंट ऑफ थिंग्स, मतलब हर चीज़ में वो आगे होते हैं। जब भी उनको बॉल दिया जाता है वो विकेट लेके देते हैं। ऐसा मैच विनर होना, और आज की परफॉर्मेंस जिस तरह हमने उनकी देखी, ओवरऑल टूर्नामेंट में भी देखते रहे हैं, ये कितना बड़ा उनके लिए गेन है ऑफ डेवलपिंग अ फास्ट बॉलर लाइक हिम, एंड व्हाट मेक्स हिम स्पेशल अकॉर्डिंग टू यू? आई थिंक उसके अपने स्किल्स तो है, लेकिन इसके अलावा उसकी सिस्टम को भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उनको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो वैल्यू करे, जिस तरह उनको पैम्पर कर रहा है कि अगर 2024 वर्ल्ड कप के बाद उसको कितना रेस्ट दिया गया, कितना उसको वैल्यू दिया गया कि उसको तैयार किया था इस वर्ल्ड कप के लिए। तो आई थिंक ये उनके बाय द सेम टाइम उनके जो सिस्टम है, उनके बोर्ड है, उनको भी क्रेडिट जाता है। और उसको ऑब्वियसली इसके जो अपने स्किल्स है वो तो है ही कि जब भी उसको कैप्टन ने बुलाया, जहाँ पे भी मुश्किल टाइम पे उसने अपना हैंड रेस किया और वहाँ पे फ्रंट से इसने परफॉर्म किया, टीम को जिताया। और आज भी अगर आप ये फाइनल की बात करें तो आई थिंक वो फ्रंट से वो लीड कर रहा था। और इसके अलावा मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त थी कि शुएब भाई ने बात की सिस्टम की, और हफीज़ ने और ट्रॉफीज़ की बात की। वो ऑलरेडी स्काई ने मेंशन भी किया पोस्ट मैच उसमें। सिस्टम इसलिए अच्छा है कि जब 2024 का वर्ल्ड कप हुआ, उनके काफ़ी प्लेयर्स वो चले गए, और उस टाइम पे जहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा था वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में, तो वहाँ पे पार स्कोर हो रहा था 160। तो उन्होंने नॉर्मल जो बाकी टीम्स होते वो तैयारी करते जब वो हार जाते, उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने तैयारी स्टार्ट की। वो स्काई ने उसी टाइम पे कहा कि हमने तैयारी शुरू की 2026 के लिए। तो इनको पता था कि कहाँ पे मैचेस हो रहे, यहाँ पे इंडिया में हो रहे, श्रीलंका में हो रहे, तो यहाँ पे जो पार स्कोर होगा वो 200 भी समटाइम आपको कम लगता है, क्योंकि लास्ट जो मैच था इनका अगेंस्ट इंग्लैंड, इवन वो 250 वो चेज हो रहा था। लेकिन इन्होंने सिस्टम वहाँ से तैयारी की, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, इनका विजन था, एक प्लान था, उसके तहत इम्पैक्टफुल प्लेयर लेके आए, जिसमें सना ने भी मेंशन किया कि जसवाल को ड्रॉप किया, कि राहुल को, शुभमन गिल को। तो जहाँ पे इम्पैक्टफुल प्लेयर उनको चाहिए थे, उन्होंने पहले से तैयारी की। ये रिलैक्स नहीं हो गए थे कि 2024 का वर्ल्ड कप जीत के हम रिलैक्स हो जाए, नहीं, इन्होंने उसी दिन के बाद नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयारी की। तो आई थिंक ये क्रेडिट जाता है सिस्टम को भी और बाय द सेम टाइम प्लेयर्स को भी कि वो वहाँ पे किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। चले इस पे जरूर और भी मजीद बात करेंगे, बुमराह पे भी डेफिनेटली बात करेंगे, और एक ब्रेक लेते हैं। कीप वॉचिंग गेम ऑन है ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैपमैन। वेलकम बैक ऑन गेम ऑन है। डिस्कशन चल रही है यहाँ पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जहाँ इंडिया ने एक बार फिर से अपना टाइटल जीता है T20 वर्ल्ड कप का। बात हो रही थी बॉलर्स की, किस तरह से बॉलर्स की कंट्रीब्यूशन क्या होती है टूर्नामेंट्स में। जसप्रीत बुमराह इज डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ दैट लिस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट मैच विनर्स फॉर इंडिया। शुएब, वही सवाल मैं आपसे भी करती हूँ क्योंकि मैंने उमर से किया जी। व्हाट मेक्स जसप्रीत बुमराह सो स्पेशल कि वो हर जब भी उनको बॉल दी जाए, मिडिल फेज में दी जाए, शुरू में दी जाए, बाद में दी जाए, जितने भी फेजेस हैं आपके, उनमें हमेशा वो परफॉर्म करते हैं। क्या कहेंगे आप कि उनकी क्या स्पेशलिटी है? ऑफ द लेंथ बॉल बहुत अच्छा करता है। यॉर्कर बहुत ही दुनिया का बेहतरीन यॉर्कर
करने वाला बॉलर, 2 स्लो रन सीखा, और एट टाइम्स उसका जो पिछला बॉल है तेज जो करता है वो आता है मथे की तरफ, आपकी डिसीविंग होता है बेसिकली। एंड एट द सेम टाइम इसकी गेम अवेयरनेस मैं आपको बताऊं वो बिल्कुल ऐसी है जैसी आई थिंक लाइक वसीम अकरम। मैंने इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर वसीम अकरम के बाद मैंने पहला बंदा ये देखा, इतना थिंकिंग फास्ट बॉलर जो हर वक्त सोचता रहता है। प्लस अब आप मुझसे पूछें व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, व्हाट मेक्स हिम स्पेशल, ये हर वो सिचुएशन ढूंढता है जहां पे अपना स्किल सेट शो कर सके। हर वो मुश्किल सिचुएशन ढूंढता है जहां पे मैं हाथ खड़ा करके कहूं यार मेरी स्किल सेट का इम्तिहान है, मैं इसको डिस्प्ले करता हूं। अब मैं यहां पे आपको करके दिखाऊंगा। कितना अरसा हो गया कि पहला टूर्नामेंट है, कोई 9 साल से ये लगातार कर रहा है, और एट द सेम टाइम अगर उसकी फिटनेस का लेवल देखा जाए, वो टेस्ट मैच में अपनी बैक तोड़वा के आ गया, लेकिन इंडिया को नीचे नहीं लगने दिया टेस्ट मैचेस में। याद आपको ऑस्ट्रेलिया में यहां पे आ गया, किसी सिचुएशन ने कहा कि मेरी हैमस्ट्रिंग गई, मेरा काफ गया, मेरा गोडा गया, मेरी बैक उड़ जाएगी। सच अ ऑनेस्ट फास्ट बॉलर, एंड इसकी गेम अवेयरनेस इतनी ज्यादा है और उसके स्किल सेट को इतना बैक करता है कि वो अनप्लेबल बन जाता है। अब यहां से इज अ गो टू मैन फॉर इंडिया। मेरी जिस परेशानी का मकसद ये है कि जसप्रीत बुमराह के बाद कौन है। जसप्रीत के साथ दूसरा एंड खाली हमेशा रहता है। इमेजिन करें जसप्रीत बुमराह विद अनदर एज गुड एज प्रॉब्ली हाफ ऑफ दिस फास्ट बॉलर कैन डू वंडर्स फॉर इंडिया। इंडिया नीड्स टू लुक अनदर फास्ट बॉलर अलॉन्ग विद हिज वर्कलोड। जब ये कर लें, और आपको पांचवा बॉलर चाहिए, लेकिन बट दिस गाय इज एज सूर्या कुमार यादव सेड, इज अ नेशनल ट्रेजर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। वर्कलोड मैनेजमेंट की इन्होंने बात की, तो अगेन वही एज अ कोचिंग एस्पेक्ट कि इनकी इंजरी हुई, रिहैब पे आए, उसके बाद इंडिया ने इनको हर मैच में नहीं रखा। उन्होंने पिक एंड चूज किया, वर्ल्ड इवेंट्स में इनको खिलाते हैं, सर्टन टेस्ट मैचेस या बायलैटरल में ये रेगुलर फीचर नहीं होते, एंड दैट इज ऑफ कोर्स समथिंग दैट आई थिंक द सिस्टम अंडरस्टूड कि इनको यूज कितना करना, वरना ओवर यूज हो गए तो फिर तो थैंक यू हो जाएंगे। कॉमन सेंस है यार, जब आपको पता है कि आपके पास इतना स्किलफुल बॉलर है जो कि उसकी जिसकी सोच है दुनिया की उस तरह की सोच ही नहीं है, जिस तरह का उसके पास स्किल सेट है दुनिया के पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है, जिस तरह का उसके पास बलीफ है किसी और के पास ऐसा बलीफ नहीं है, ये अकेला मैच को एक साइड पे कर सकता है, तो उसकी फिर लुक आफ्टर भी उस तरह की जाती है ना, और उन्होंने करके दिखाई और वो कर रहे हैं, और जाहिर है वो खुद भी ऑनेस्ट है, उसको भी पता है अपनी वैल्यू का, उसको अपनी वर्थ का पता है। बाज ऐसे बॉलर होते हैं जिनको अपनी वर्थ का पता नहीं होता और वो अंडर अचीवर ही रहते हैं। इसको अपनी वर्थ का पता है, इसीलिए दुनिया को बता रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। गुल ने भी अभी मेंशन किया कि उनके सिस्टम ने उसको कितना लुक आफ्टर किया। आई थिंक शोएब अख्तर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन अबाउट बुमराह कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। बट अगेन गुल की जो बात है ये भी बहुत पावरफुल है अगर सिस्टम साथ में। मैं ये समझता हूं कि अगर शोएब अख्तर को हम सही इस्तेमाल करते तो ये 3-4 साल और आगे जा सकता था और कई वंडर्स कर सकता था पाकिस्तान के लिए। हमारे कई ऐसे खिलाड़ी ऐसे थे, अगर हम उनको लुक आफ्टर कर लेते। यॉर्कर मारना बहुत जोर लगता है, अगर आप 6 गेंद कर ले लेंथ के ऊपर, एक यॉर्कर मारेंगे उतनी एनर्जी एक यॉर्कर ले जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूं, ये बताएगा, ये आपको एक्सप्लेन करेगा। एक बाउंसर मारना है वेरी वेल डायरेक्टेड, जिसमें आपने 100% अपनी एनर्जी लगानी है। एक बाउंसर मारने का 3 ओवर का स्पेल उतनी एनर्जी जो है ना उसकी लग जाती है उसके ऊपर, तो और प्रेशर सिचुएशन में आना तो लोड और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से इसकी लुक आफ्टर की गई है, बैक इंजरी छोटी इंजरी नहीं होती है, लोगों के कैरियर खत्म हो जाते हैं। मैंने कोई 500 ऐसे फास्ट बॉलरों को देखा है इंग्लैंड के अंदर कि जिनकी बैक इंजरी आई, उनकी क्रिकेट खत्म हो गई, उसके बाद वापस नहीं आ पाए। तो सिस्टम ने कितने अच्छे तरीके से उसको लुक आफ्टर किया, उनको पता था। आई थिंक प्रॉब्ली इसकी मेंटल असेसमेंट इन्होंने की हुई थी कि इसका दिमाग कितना टॉप क्लास का है, इसका जिगरा कितना बड़ा है, इसके अंदर स्किल्स कितनी ज्यादा है। तो पूरे सिस्टम ने इसको बैक किया और बैक करने के बाद जो है आज बुमराह आपके सामने है। आई थिंक हफीज की बात पे यहाँ कहूँ, हमें सीखना चाहिए। हम क्रिकेट देखते हैं, हमें सीखना चाहिए, एज ए ऑर्गेनाइजेशन सीखना चाहिए, एज ए सिस्टम सीखना चाहिए, एज ए प्लेयर भी सीखना चाहिए, और बहुत सारी चीजें सीखने को हैं अगर सीखना चाहें तो। चले
हाँ नहीं, मैं वही बात हो रही थी कि फिर शाहीन आफरीदी के केस में क्या हुआ? आप उस वक्त कोच थे, हमने वर्ल्ड कप खिला दिया शाहीन को, उसकी नी इंजरी थी, आपने इस पे कुछ रेस किया होगा पॉइंट के? जी, मैं ये समझता हूँ आज इस प्रोग्राम के तवस्सुल से जब भी कोई सीरीज होती है या वर्ल्ड कप होता है, मेगा इवेंट्स होती हैं, खुदारा हेड कोच की जो रिपोर्ट होती है ना आफ्टर द टूर्नामेंट, उसको पढ़ना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए, फिर पूरे स्पोर्ट्स स्टाफ को बिठा के उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती हैं और फिर वो आपको आगे मूव फॉरवर्ड करते हुए बहुत फायदा देती हैं। शाहीन की इंजरी हुई, ये बाकी जो टूर्नामेंट्स हुए, बहुत सारी रिपोर्ट्स इनके पास आती हैं। आपके हिसाब से वो रेडी नहीं था? नहीं, मैंने आज तक कोई मीटिंग अटेंड नहीं की है, जितनी भी रिपोर्ट दी एज ए हेड कोच। हम लोग 2021 का इंडिया को हमने वर्ल्ड कप में मारा था, एशिया कप में भी मारा था हमने, इंडिया बाहर हो गई थी एशिया कप से भी, वर्ल्ड कप में भी। 2022 वर्ल्ड कप हम फाइनल खेले थे, ये 2 रिपोर्टें मैंने भी दी थी और भी बहुत सारी सीरीज की रिपोर्ट्स गई थी। तो आपकी असेसमेंट में वो मैच फिट उस था? रिपोर्ट में, हाँ नहीं, मैं आपको बताऊं, उस रिपोर्ट में आप हर किस्म की रिपोर्ट देते हो कि आपका मेडिकल स्टाफ कैसा काम कर रहा है, उसकी जो इंजरी हुई उसके बाद जो ट्रीटमेंट हुई उसके बाद, आई थिंक दुख होता है ये सारी बातें करते हुए, आप नहीं लुक आफ्टर करते उससे। आप चल ठीक, एक तो शाहीन को देख लिया, अब हसन को देख लो, उसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे हुई? चीदे ने ऑपरेशन किया, पीटर ने ऑपरेशन किया है। भाई आप ये ट्रीटमेंट में देखो ना कितना बड़ा फर्क आता है। तो ये बहुत सारी चीजें हमें एज ए सिस्टम ये सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप जाया कर देते हो, आपने जो आपके जो वर्ल्ड क्लास बात में जिन्होंने बनना है, आप उनको तबाह कर देते हो। हफीज, आपकी क्या राय है ऑन वर्कलोड मैनेजमेंट, प्लेयर को कैसे मैनेज करना है? हम अक्सर देखते हैं कि सिस्टम में जल्दी से प्लेयर जाते हैं, बहुत बड़ी इंजरी होती है, कोई बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है, इस तरह की चीजें हो जाती है जिसमें बड़ा टाइम लगता है। बुमराह का भी हमने देखा है कि ही हैड रियली सीरियस इंजरी, जिसके बाद वो वापस आए हैं, बट उनको बड़ा मैनेज किया गया है, हर मैच वो नहीं खेलते। ये कितना जरूरी है, या आपने जो टाइम गुजारा विद पाकिस्तान टीम, इस चीज को क्या, इसमें क्या पॉलिसीज हैं, किस तरह से देखते हैं? देखें, एज ए प्लेयर मैंने अपने साथ बहुत से प्लेयर्स को मेडिकली इंजर्ड होने के बाद वापस ना आते हुए देखा, जिसमें गुल एक बहुत बड़ी मिसाल है। वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो मेरे साथ खेले, जो व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट में बहुत से मैच जितवाते थे, जब इनको कुछ इश्यूज आए मेडिकली, उसके बाद ये दोबारा वो उमर गुल था ही नहीं, क्योंकि मेडिकली लुक आफ्टर नहीं किया गया। इस तरह मैंने और भी बहुत से केसेस देखे, जैसे ये बात कर रहे हैं। होता ये है कि जो पाकिस्तान का, जब मैं भी आया, मैं 2 माह के लिए आया, मैंने आके एक रिक्वेस्ट की क्रिकेट बोर्ड को कि आप क्रिकेट को भी लुक आफ्टर करो, बट यू नीड टू लुक इनटू मेडिकल रिफॉर्म्स, क्योंकि जब तक आप मेडिकल रिफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर मेडिकल हेड चाहिए जो उस काबिल हो कि वो पूरे सिस्टम को लुक आफ्टर कर सके। जो रीहैब्स हैं वो हमारे अपने सिस्टम में प्रोवाइड होना चाहिए। हम अपने रीहैब्स को जब बाहर करने के लिए प्लेयर्स को भेजते हैं तो वो सबसे बड़ी ज्यादती की जाती है। हम करोड़ों रुपया भी लगा देते हैं और हमें वो वाला प्लेयर वापस भी नहीं आता जो हमें चाहिए। तो मेडिकल रिफॉर्म के ऊपर बात की, लेकिन समझ नहीं आई। 2 साल ये तो भटके, लहू लुहान हुए, दोबारा फिर वो जो बंदा मैं अपॉइंट करना चाह रहा था, जावेद मुगल साहब फ्रॉम इंग्लैंड, वो आए हैं अभी आके, एंड ही इज मेकिंग दैट स्पॉट वेरी वेरी क्लियर कि यार उन्होंने किस डायरेक्शन में चला। आई एम श्योर, अल्लाह करे कि उनको काम करने दिया जाए। ही इज अ वेरी राइट पर्सन टू लुक आफ्टर पाकिस्तान मेडिकल इश्यूज। लेकिन ये कहीं ना कहीं तो शुरू होना था। जब तक आप मेडिकली रिफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, मेडिकल हेड को इंचार्ज नहीं बनाएंगे और उसके नीचे जितने फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर्स हैं वो उसकी गाइडलाइंस के ऊपर काम करेंगे। जो सकलैन भाई कह रहे हैं, मैंने भी 2 माह में ये ऑब्जर्व किया कि हमारी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है। बहुत से प्लेयर्स हमारे फिजियो के साथ मिलके अपनी बैड वर्कलोड मैनेजमेंट बनाते थे। जब उन्होंने इंटरनेशनल लीग खेलने जाना है तो वर्कलोड का कोई इशू नहीं है। जब साथ में कनेक्टिंग सीरीज, अगर कोई डोमेस्टिक सीजन है तो वर्कलोड इशू सामने आ रहा है कि जी इसको 3 वीक के लिए हमें रेस्ट देना है। लेकिन जब वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेके इंटरनेशनल लीग खेलने जा रहा है तब कभी भी वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है। तो ये हमने अपने स्टैंडर्ड्स को खुद बर्बाद किया है। हमारी मेडिकल रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगी, जो कि अब मुझे अल्लाह करे कि अब हुई हैं, उसमें उनको काम करने दिया जाए। लेकिन जो सकलैन भाई कह रहे हैं, आई एम श्योर कि अगर आप शुएब भाई से पूछेंगे तो इनके कैरियर में भी सिस्टम ने इनकी लुक आफ्टर नहीं की हुई। एज ए ग्रेट फास्ट बॉलर इन्होंने खुद अपने पे इन्वेस्ट किया, अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, अपनी इंजरीज के ऊपर। मैंने इन्वेस्ट किया अपनी इंजरीज के ऊपर। जब मुझे लगा कि मैं इंजर्ड हूँ, मेरे नी का इशू आया, तो आई वेंट आउटसाइड। मेरी ग्रोइंग के एक इशू आया तो मुझे कहा गया कि यहाँ क्रिकेट छोड़ दो, यहाँ इसी पेन में खेलो, बजाय इसके कि ये कहा जाता कि हम आपकी टोटल लुक आफ्टर करेंगे। मेरे पास जवाब क्या आ रहा है हमारे मेडिकल हेड का कि जी या तो पेन में खेलें या क्रिकेट छोड़ दें। और जब मैं बाहर जाके उसको चेक करवाता हूं तो
6 वीक के अंदर मैं बिल्कुल ऑपरेशन करवाता हूँ और 6 वीक में वापस आके बिल्कुल सेम एज फिट एज आई वाज बिफोर मैं आके क्रिकेट शुरू कर देता हूँ। तो ये हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है कि हमें अपने मेडिकल रिफॉर्म्स नहीं सेट किए हुए, हमें फिजियो और मैच्योर का फर्क नहीं पता। मैं अपने क्रिकेट बोर्ड के एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास गया और मैंने उनसे बात की कि ये फिजियो बहुत अच्छा है, आप इसकी क्वालिफिकेशन चेक करें, इसकी क्रेडेंशियल चेक करें, इसको लेके आए। तो कहते यार अगर वो नहीं आएगा तो हम 2 मैच्योर भेज देंगे। तो उनको मैच्योर और फिजियो के फर्क का नहीं था पता। तो जब आप ऐसे बंदे एडमिनिस्ट्रेशन में ला के बिठा देंगे तो कहाँ से मेडिकल रिफॉर्म्स होंगी, कहाँ से गुल जैसा प्लेयर जो है वो दोबारा खड़ा हो जाएगा और आके वही उमर गुल बन जाएगा जो ये 2009, 10, 11 के अंदर मौजूद था। तो ये इश्यूज हमारे साथ बहुत से हैं, लेकिन अल्लाह करे हम कहीं से शुरू कर दें और मेडिकल रिफॉर्म्स की मैनेजमेंट को सही तरीके से डायरेक्टेड वे में चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिकेट को फिक्स करना जरूरी है, उसी तरह मेडिकल रिफॉर्म्स को फिक्स करना भी बहुत जरूरी है। वी होप कि मेडिकल प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाए तो वो रिहैब करने बाहर नहीं जाता, उनके अपने वहां पे तमाम रिहैब सेंटर मौजूद है। तो मेडिकल रिफॉर्म के साथ मेंटल रिफॉर्म्स भी जी इनके साथ मैं ब्रेक लेता हूं फिर वापस आते हैं। ब्रेक लेंगे। फाइनल की बात हो रही है, इंडिया जीता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शानदार तरीके से। वी आर टॉकिंग अराउंड इट। हमारे साथ रहिएगा ऑन गेम ऑन विद PTV स्पोर्ट्स एंड टैपमैन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिस्कशन यहाँ पे चल रही है आज के फाइनल की। बुमराह की तो हमने बात डेफिनेटली की थी, बट थोड़ा सा अक्षर पटेल के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। सना, उनका रोल बड़ा, उन्होंने कहते हैं ना क्वाइटली अपना काम किया है, विकेट्स हासिल की, आज भी 3 विकेटें हासिल की, रन्स भी जब जरूरत पड़ती है तो रन्स भी कर लेते हैं। पिछले वर्ल्ड कप में भी थी उनकी परफॉर्मेंस, आपने देखी ही होगी। सो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, इवन जब बैटिंग में उनको ऊपर भेजना होता है, कभी जरूरत पड़ती है तो वो भी कर लेते हैं। तो उनके रोल के बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर हैं आई थिंक, और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर नज़र आते हैं। सॉर्टेड है, उनको अपनी लिमिटेशंस भी पता है और बहुत अच्छा इनको यूज़ भी किया गया। आज आई थिंक सैंटनर से ये बहुत बड़ी गलती हुई कि उन्होंने स्पिनर को पावर प्ले में ज़्यादा यूज़ नहीं किया। इन्होंने पावर प्ले में ही मैच ख़त्म कर दिया था। बहुत आउटस्टैंडिंग। एक ये बॉल इतना अच्छा नहीं था जिसपे विकेट मिली, बाकी दोनों बॉल्स भी अच्छे नज़र आए। और जो आपने बात की इंग्लैंड वाला मैच, आई थिंक मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट इनको दूंगी। जो 2 कैचेस इन्होंने इंग्लैंड के मैच में पकड़े वो टर्निंग पॉइंट्स थे उस मैच के अंदर। फिर हम बैटिंग की बात करें, हम बॉलिंग की बात करें, पिछले वर्ल्ड कप की बात करें, लेकिन वही बात है ट्रांजिशन की। आप प्लेयर्स को जब लाते हैं टीम के अंदर तो एक बड़ा सोच समझ के ट्रांजिशन, इनको ऐसी क्रिकेट भी खिलाई गई कि ये और जडेजा साथ भी खेलते रहे। सिमिलर ऑलराउंडर्स, सिमिलर थोड़े बहुत रोल्स, लेकिन साथ भी खिलाया। पहले इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में कंफर्टेबल कराया, उसके बाद इनसे हर तरह का रोल कराया। इनको टॉप 4-5 में बैटिंग भी करा दी, पावर प्ले में बॉलिंग भी करा दी, डेथ में भी बॉलिंग करा दी। और ऐसे नज़र आता है कि ही वॉन्ट्स टू बी इन द सेंटर ऑफ थिंग्स। वो चाहते हैं बॉल उनकी तरफ आए एज अ फील्डर, वो चाहते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें एज अ बॉलर। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है। प्रॉपर ऑलराउंडर नज़र आए, प्रॉपर जब आप उनको बॉलिंग करते देखते हैं हर फेज ऑफ द गेम में ये बॉल कर सकते हैं। और बैटिंग में भी मुझे याद है वो एक ओवर जो हमारे भी पिछला जो वर्ल्ड कप था उसमें इमाद वसीम जब बैटिंग करे थे तो इवन लेफ्ट हैंडर टू लेफ्ट हैंडर, वो वाली जो हम मैचअप्स की बात करते हैं वो भी इन्होंने बहुत अच्छा करा। तो थिंकिंग क्रिकेटर है, बिकॉज जब भी एक प्लेयर जो बैटिंग भी कर सकता है बॉलिंग भी कर सकता है, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो समझते हैं क्रिकेट को और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आज भी उनकी नजर आई। सकला अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें, ढूंढ रहे थे इस मैच में कोई टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को तो करीब करीब फटकने भी नहीं दिया। बट डू यू थिंक 92 पावर प्ले में बगैर किसी विकेट के वहीं घुटने टेक दिए थे न्यूजीलैंड ने, या इतना अच्छा बैटिंग पिच एक टीम अगर कर रही है दूसरा करीब तो आएगी, 96 रन से हारे? मेरा ख्याल है तीसरे ओवर में उन्होंने घुटने टेक दिए, मेरा जहां तक ख्याल। पहली जब इंडिया ने जब बैटिंग की, तीसरा ओवर जब चला है उसमें गालिबन 24 रन पड़े हैं और उसके बाद समझ नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना तो जो बाउंड्रीज लगी हुई है उसमें से जो क्वालिटी थी ना बॉलिंग की, या जो प्लान के मुताबिक बॉलिंग की जाती वो नजर नहीं आई। पैनिक बटन 2-3 तो लेग साइड पे गेंद दे दिए, वो चौके छक्के लग गए, 2 आर्क में दे दिए वो भी लग गए, बाउंड्रीज लगी। तो वो जो 24 रन का गालिबन 22-24 रन का तीसरा ओवर पड़ा है ना, उसके बाद न्यूजीलैंड कहीं पे भी नजर नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे नहीं लगी, ऐसा लगे क्लूलेस थे। और वहां से दूसरी साइड पे रुथलेस अप्रोच थी, ऐसी रुथलेस अप्रोच, ऐसा अग्रेशन, उन्होंने रुके ही नहीं। उनको 190 जो पार स्कोर था उनके जेन में 250 ही था। उन्होंने कहा ये 250 वाला है और चलते चले जाओ, और रुके कहीं नहीं। फर्गसन को 2 ओवर में 48 पड़ा। अनबलीवेबल। मुझे तो फर्गसन तो लग रहा था कि एक ऑर्डिनरी सा बॉलर है। न्यूजीलैंड की ओवरऑल सेंटनर को निकाल के
ऑर्डिनरी बॉलिंग लग रही थी। ठीक